टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अरुण शर्मा संविधान की इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आपके सामने आया हूं और आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर। हमारा टॉपिक का नाम है भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे दो शब्द हैं, बड़ा ध्यान से देखिए। जो हमारी आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम जानेंगे कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं, कैसे कैसे इसको डिफाइन करना है और आगे इसे कैसे हमें अच्छे से उस चीज़ को डीप में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक है संविधान, एक है राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम संविधान जानते हैं। संविधान क्या है, अगर एक सेंटेंस में बात करें तो सेट ऑफ लॉ, कानूनों का समूह, कानूनों का समूह। दूसरा है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का है मतलब शासन प्रणाली से। अब इन राज्य व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली के, लेकिन राज्य व्यवस्था में जो पहला शब्द लगा है राज्य, वो राज्य की शासन प्रणाली से है। राज्य व्यवस्था मतलब यह है कि राज्य की शासन प्रणाली। अब यहां पर बात आती है कि राज्य क्या है। राज्य व्यवस्था का जो मुख्य जो मूल है, जो राज्य व्यवस्था है, इसका जो मूल है वो है राज्य, स्टेट। राज्य है क्या, राज्य है क्या जो इसका मूल है। आप ये समझिए, राज्य का मतलब आप समझ रहे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो राज्य है। राज्य ये नहीं है। राज्य का मतलब ये है कि यह एक पॉलिटिकल संरचना है, राजनैतिक संरचना है जो समूहों द्वारा बनाई जाती है। मतलब राज्य जो है वो समूहों की राजनैतिक संरचना है। क्या है? राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना का मतलब क्या? देखिए, शासन प्रणाली है और राजनीतिक संरचना है। देखिए, राजनीतिक संरचना का मतलब है कि जो राज्य है उस पर जो शासन चलाया जा रहा है वो किस आधार पर चलाया जा रहा है, किस तरह का शासन है। जैसे आप यहां पे बात करें कि आप एक शब्द समझते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि भारत की जो शासन प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक है। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो राज्य है वो चार तत्वों के बिना है ही नहीं। वो चार तत्व हैं क्या? बात समझिए, राज्य के चार तत्व हैं। पहला है भूभाग, एरिया। दूसरा है जनसंख्या। तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। ये राज्य के चार तत्व हैं। तो आप यहां पे एक चीज समझिए कि राज्य व्यवस्था मतलब है शासन प्रणाली। किसकी? राज्य की शासन प्रणाली। और राज्य के चार तत्व कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और इन सभी तत्वों से मिलकर राज्य बनता है। ये इसके तत्व है। जो राजनीतिक संरचना है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। राजनीतिक संरचना है वो बताती है कि राज्य जो है वो है किस तरह का। भूभाग का मतलब है, समझिए, भूभाग का मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल का एरिया होना, एक एरिया होना चाहिए जो निश्चित एरिया है और उस पर एक जनसंख्या निवास करनी चाहिए।
और उस जनसंख्या और उस भूभाग पर शासन चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और उस सरकार उस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संप्रभुता। मतलब वो राज्य की जो सरकार है, जो शासन चला रही है, उसके पास भीतरी और बाहरी मामलों में, जो राज्य है उसके आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की सरकार में होगी, ना कि किसी के दबाव में। जैसे यहां पे समझने का प्रयास करिए कि भारत जो था वो पहले 1947 से पहले उसके पास एक भूभाग भी था, एक उस भूभाग पर एक जनसंख्या भी निवास करती थी और वहां पर एक सरकार भी हुआ करती थी, लेकिन भारत एक संप्रभु नहीं था, ये एलिमेंट उसमें नहीं था। अगर राज्य के चारों तत्वों में से कोई एक तत्व भी नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। आप समझिए, 1947 से पहले भारत क्या राज्य था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत के पास एक भूभाग भी था, भारत के पास एक जनसंख्या भी थी, और उस भूभाग को गवर्न करने के लिए एक सरकार भी थी, लेकिन भारत संप्रभु नहीं था। मतलब हमारा जो देश था 1947 से पहले हमारे आंतरिक मामलों में, हमारे बाहरी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? ब्रिटेन की संसद के पास था। और इसीलिए हम एक राज्य नहीं थे, क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे। तो 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, लेकिन अब है। तो यहां पर शब्द राज्य के बारे में आपको समझ में आ गया। राज्य क्या है? एक राजनीतिक संरचना है जो वहां के समूहों द्वारा बनाई जाती है। और राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य की शासन प्रणाली है। संविधान क्या है? सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ लॉ है, कानूनों का समूह है। अब इन्हें जोड़ते हैं आपस में। अब कैसे जोड़ेंगे? ध्यान से देखिए कि संविधान क्या है? किसी राज्य की शासन व्यवस्था जिन नियम कानूनों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम संविधान कहते हैं। किसी राज्य की शासन व्यवस्था जिस नियम कानूनों के द्वारा चलाई जाती है उन्हें हम संविधान कहते हैं। संविधान शासन व्यवस्था के साथ साथ उस राज्य का निर्माण भी करता है। कैसे निर्माण करता है? देखिए, जनसंख्या है, एक जनसंख्या है, संविधान उस जनसंख्या को जोड़ता है। अलग अलग क्षेत्रफल में, अलग अलग एरिया में रहने वाली जनसंख्या अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीजों में होती है, लेकिन वो आपस में जुड़ती कैसे है? वो जोड़ता है संविधान। कैसे जोड़ता है? उन्हें एक नागरिकता देता है, वो नागरिकता राज्य की होती है। संविधान कहता है कि इस भूभाग पर या इस राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिक हैं। किसके? इस राज्य के। ये संविधान बताता है। संविधान राज्य का निर्माण के साथ साथ राज्य की शासन व्यवस्था को चलाता है। इतनी बात समझ में आई? क्या मैंने बताया कि संविधान सेट ऑफ लॉ है, कानूनों का समूह है जिनके द्वारा किसी राज्य की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। संविधान राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के साथ साथ उसका निर्माण भी करता है। राज्य क्या होता है? राज्य एक राजनीतिक संरचना है जो वहां के समूहों द्वारा बनाई जाती है। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। इन चारों तत्वों के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। तो आपको समझ में आया संविधान और राज्य व्यवस्था। अब जो अगला हमारा पड़ाव है, अगला जो हमारा तो वो है पॉइंट, उसको जरा ध्यान से देखिए। क्या है? शासन व्यवस्था। मैंने बताई शासन व्यवस्था चलाएगा कौन? शासन कौन चलाएगा? शासन चलाएगा सरकार। सरकार के द्वारा शासन चलाई जाएगी। सरकार शासन चलाएगी। कैसे चलाएगी शासन? सरकार शासन जब चलाती है तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
ये 3 अंग शासन, ये 3 अंग सरकार के हैं और सरकार इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से किसी राज्य की शासन प्रणाली को चलाती है। तो इन 3 अंगों में अब एक एक अंग की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका की। देखिए, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। उस जो कानून वहां बने हैं संविधान के अनुसार, उन्हें हमें लागू करवाना है उस राज्य में, तो उसका काम कौन करता है? उसका कार्य करती है कार्यपालिका। क्या करती है? कानूनों को लागू करना। कार्य कार्यपालिका का काम होता है। अब देखिए, भारत के बाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में हमने क्या किया है? जो भारत है हमारा, वो एक संघात्मक है। यहां पर संघ है और राज्य है। ये राज्य वो प्रांत वाला है, इन्हें प्रांत बोला जाता है, प्रांत, स्टेट। अब कार्यपालिका हमारी राज्य में भी है, संघ में भी है और राज्य में भी है। इसे हम संघीय कार्यपालिका कहते हैं। और इसे कहा जाता है राज्य की कार्यपालिका या प्रांतीय कार्यपालिका। इन दोनों का काम क्या है कि कानूनों को लागू करना। कैसे? देखिए, भारत एक संघीय राज्य है। यहां पर संघ और राज्य, इन 2 स्तरों पे सरकारें होती हैं, एक संघ स्तर पर, एक राज्य स्तर पे। तीसरा स्तर हमने बाद में बनाया जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो राज्य सरकार और संघ सरकार है, इन दोनों के जो क्षेत्र हैं, इन दोनों के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र स्वतंत्र रूप से बटे हुए हैं। आगे जो संविधान में हम पढ़ेंगे कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, मतलब इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है। ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कानूनों को लागू करते हैं, लेकिन राज्य की कार्यपालिका के पास एक अतिरिक्त दायित्व ये होता है कि वो संघ के कानूनों को भी राज्यों में लागू करती है। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है विधायिका। अगला है विधायिका। देखिए, विधायिका के बारे में जानिए। विधायिका क्या होती है? विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। और विधायिका है कहां कहां? एक तो संघ में है, एक राज्य में है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य की विधायिका को विधान मंडल कहा जाता है। संघ की जो विधायिका है यानी संसद, वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी संसद के सदस्य। और राज्य की विधान सभा, जो विधान मंडल है, वो राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। जो विधान सभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों को कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्ट्रक्चर है राज्य और सभा, संघ का। इस संघ की जो विधायिका है उसे संसद कहा जाता है और राज्य की जो विधायिका है उसे विधानमंडल कहा जाता है। अगला है
न्यायपालिका, अगला है न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका का काम क्या है, जो विधायिका कानून बनाती है उनकी जांच करना कि वो संविधान के, जो संविधान में तरीके बताए गए संविधान के लिए ही बने हैं कि संविधान के अगेंस्ट बन गए, कि संविधान को का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, उसकी जांच कौन करता है, न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट है जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ये हमारा न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं सरकार पे। देखिए जो भारत में सरकार है, जो हमारे संविधान में सरकार है, वो 3 स्तर पर है। 3 स्तर पे है। क्या? पहला है संघ स्तर पे, दूसरा है राज्य स्तर पे, और तीसरा है स्थानीय स्तर पे यानी लोकल। ये 3 तरह की सरकारें हैं, संघ स्तर और राज्य स्तर। देखिए हमारी जो है वो है संघीय प्रणाली। हमने क्या किया है कि संघ और राज्य जो है, संघ और राज्य ये स्वतंत्र है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में। कि राज्य का भाई अपना अधिकार क्षेत्र अलग है, संघ का अपना अधिकार क्षेत्र अलग है। ये दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में रहकर कानून बनाते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यवस्था और करी गई हमारे संविधान में कि कभी अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या देश में ऐसी स्थितियां आ जाएं कि हमें आपातकाल लगाना पड़ सके, तब संघ जो है वो राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लेता है और राज्य के जो क्षेत्र में भी अपने कानूनों को बना सकता है। देखिए अगर हम भारत के संविधान की बात करें, भारत का संविधान, तो आपको पता है कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब ये लागू हुआ तो उसके साथ ही ये 22 भाग 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ था, 8 अनुसूचियों के साथ था। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये मूल था, जो संविधान मूल संविधान था। लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास 22 ही भाग हैं। वर्तमान समय में हमारे पास 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आप यहां पे एक चीज समझिए कि जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या जो संविधान में भागों के लिए है वो है 22 ही। लेकिन अगर हम उन्हें क्रमबद्ध तरीके से गणना करें तो उनकी संख्या 25 आती है। उसी प्रकार जो अनुच्छेद हैं उनमें जो अंतिम संख्या है वो 395 ही है। लेकिन अगर उन्हें हम क्रमवार गणना करें, जो उनके उपखंड हैं, क्लॉजेस हैं, उनको भी अगर हम गणना में ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या 470।
लेकिन अनुसूचियों के साथ ऐसा नहीं है। अनुसूचियों के साथ है, पहले हमारे 8 अनुसूचियां थी जिन्हें हमने संविधान संशोधन के बाद उनकी संख्या आज 12 हो गई। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है भागों की संख्या कितनी है और उसमें ये दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं 22 और 25, तो आपको 22 टिक करना। पहली वरीयता हमेशा 22 को देनी है, अगर 22 नहीं है तो 25 को देनी है। उसी प्रकार इसमें 395 को देनी है और इसमें 470 को देनी है। अगर 395 तो पहली वरीयता है 395 को और दूसरी 470 को, लेकिन अनुसूचियां 12 की 12 ही रहेंगी। अब देखिए, जब संविधान 26 जनवरी 1955 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1955 को संविधान लगा, देखिए उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान जो था उस समय के समाज के अकॉर्डिंग बनाया गया था। उस समय समाज क्या था, चीज़ें क्या थी, उस अकॉर्डिंग बनाया गया। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के साथ साथ हमें नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो नियमों में परिवर्तन करना पड़ता है। 26 जनवरी 1950 को नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो संविधान आज का जो समाज है उस समाज से कहीं अलग है। तो समय के साथ साथ हमें क्या जरूरत पड़ती है, संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान में हम संशोधन करते हैं और समय के साथ साथ संशोधित करके उसमें नियम जोड़ते हैं, नए का अनुच्छेद जोड़ देते हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय तक भारत के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। तो इन्हीं सब को हम एक एक भाग को, एक एक आर्टिकल को आगे की क्लासेस में जो हमारी होंगी उसमें हम क्रमवार तरीके से चलेंगे। पहले हम संविधान का निर्माण, फिर उसका प्रस्ताव, फिर हम प्रस्तावना, फिर भाग 1, ऐसे करके हम अंतिम तक जाएंगे और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला क्लास था संविधान का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।